हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर हीना और आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में। सबसे पहले जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी आई थी, जिससे हमें पता चला था कि न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ ओनली प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो उसके बाद ये पिक्चर आई कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन हैं, बट न्यूक्लियस एक बहुत छोटी सी जगह है जिसका साइज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर या 10⁻⁻14 मीटर होता है। दैट इज़ क्वाइट स्मॉल। सो इतनी सी जगह पे इतने सारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स कैसे रहते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल पिक्चर में ये आया कि इनके बीच में प्रोटॉन और अगर हम बात करें न्यूट्रॉन्स पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता और प्रोटॉन्स पे होता है पॉजिटिव चार्ज। सो इफ न्यूक्लियस कंटेन्स मैनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सो उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है आपके पास, और वो पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन्स देयर पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सो देयर विल बी स्टैटिक रिपल्शन, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के होते हुए न्यूक्लियस के अंदर किस तरह के फोर्सेस हैं कि वो न्यूक्लियस स्टेबल भी है और प्रोटॉन्स उनके अंदर रह भी रहे हैं। सो पहले ये सोचा गया, जैसे ये थ्योरी आई थी कि दीज फोर्सेस आर द ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जो कि कोई भी दो बॉडीज़ के बीच में होते हैं। सो ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रोटॉन, दे आर कंसिडर्ड एज अ कॉज फॉर देयर बाइंडिंग या स्टेबिलिटी। बट एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होते हैं, दे आर क्वाइट वीक फोर्सेस टू बाइंड द न्यूक्लियस टुगेदर। अगर उनकी बाइंडिंग एनर्जी की बात करें तो ये फोर्स बहुत वीक है। सो दैट मीन जो फोर्स न्यूक्लियस को आपस में बाउंड कर रहे हैं वो कुछ और फोर्स हैं अदर देन ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। सो देयर इज अ नीड ऑफ न्यू फोर्स। क्यों न्यू नीड थी? क्योंकि देखो हमें पता है न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है, 10⁻⁻15, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स पे होता है पॉजिटिव चार्ज, और इतने सारे पॉजिटिव चार्ज इतनी छोटी जगह पे नहीं रह सकता। सो पहला और आर्ग्यूमेंट क्या था कि किस वजह से हैं, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। बट अगर ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इनकी वैल्यू निकालो और साथ ही साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, जो कि दोनों के बीच में है ही है, दो प्रोटॉन्स के बीच में, क्योंकि दोनों प्रोटॉन्स क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। यू नो दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। सो अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालें, सो फोर्स ऑफ रिपल्शन इज 10⁻36 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ द ग्रेविटेशनल वन। यानी रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस की बजाय। और अगर ये 10⁻36 टाइम्स ज़्यादा है तो ऐसा कौन सा फोर्स है जो न्यूक्लियस को न्यूक्लियस के अंदर बाइंड करके रखे हुए है, वो भी इतने छोटे से डिस्टेंस में। सो एक नए फोर्स की नीड हुई, और इस नए टाइप के फोर्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। और एक्चुअल में इस न्यूक्लियर फोर्स का मैग्नीट्यूड 100 टाइम्स लार्जर होता है देन दैट ऑफ द फोर्स ऑफ रिपल्शन, योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, जो कि कोलम्बियन फोर्स भी आप कह सकते हो, दो प्रोटॉन्स की वजह में। दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स इन नेचर। ओके, सो न्यूक्लियर फोर्सेस आर द स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स से ये 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होते हैं, 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन से। सो अब ये फोर्स, तो नए फोर्स की नीड समझ आ गई कि क्यों हमें नए फोर्स की जरूरत पड़ी। इससे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स पिक्चर में थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पिक्चर में थे, यानी जो न्यूक्लियर के अंदर फोर्स लग रहे हैं वो कुछ अलग टाइप के हैं, दैट आर ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। अब न्यूक्लियर फोर्सेस देखो, मीजोन थ्योरी मीन्स इसे सबसे पहले किसने बोला, क्या उनका नेचर होना चाहिए, किस वजह से आए। देखो, एनी अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन टू पार्टिकल इज रिगार्डेड एज द एक्सचेंज ऑफ एन अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अब ये क्या चीज़ है कि आपने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं कि दो चीज़ों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है तो उसके मतलब कि कोई चीज़ एक्सचेंज हो रही है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी एक्सचेंज हो रही है, एंड दैट इज़ द कॉज ऑफ योर न्यूक्लियर फोर्सेस। देखो किस तरह का, मान लो जब हम बॉन्डिंग की बात करते हैं, H2 का बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, ये एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन होता है। सो हम कहते हैं कि जब ये दोनों सफिशिएंट क्लियर आ जाते हैं तो ये इसके ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, दोनों के बीच में शेयरिंग हो जाती है। तो इसके ऑर्बिट को पूरा करने के लिए दोनों के आपस में शेयरिंग हो रही है या फिर एक्सचेंज हो रहा है। फॉर द टाइमिंग हम कंसिडर करते हैं कि हाइड्रोजन इसका है, और थोड़े टाइम बाद हम कंसिडर करते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन एटम को बिलोंग करते हैं। सो उसी तरह हम मानते हैं जैसे कि न्यूक्लियस के अंदर भी जो फोर्स लग रहा है दैट आर ऑफ द एक्सचेंज टाइप,
एक्सचेंज टाइप फोर्स है, दैट मीन्स समथिंग इज गोइंग टू एक्सचेंज बिटवीन दीज टू, जैसे कि कोवलेंट बॉन्डिंग में वो चेंज होता है, उसी तरह एक अट्रैक्टिव थिंग है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है जो चेंज हो रही है। फिर तुम कहोगे कि ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस में भी नहीं होती। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्सेस में भी कुछ चेंज होती है प्रॉपर्टी है, दैट इज नोन एज द ग्रेविटोन। ग्रेविटोन एक्सचेंज होता है दोनों के बीच में। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो होते हैं उनके बीच में गामा फोटोन चेंज होते हैं, तो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक दूसरे पॉइंट से दूसरे में। सो युकावा ने सिमिलर बेसिस पे सोचा कि जिस तरह से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में बाउंड है वो टुगेदर, दोनों हाइड्रोजन एटम है, उनके बीच में एक्सचेंज हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, उसी तरह सिमिलर मैनर में कि कांस्टेंट एक्सचेंज है सम पार्टिकल बिटवीन द न्यूक्लियन। उसने सोचा कि दो न्यूक्लियन आपस में इस तरह बाउंडेड है कि दोनों के बीच में कोई ना कोई पार्टिकल एक्सचेंज हो रहा है, और उसने इसी पार्टिकल को या इसी चीज़ को बोला कि समथिंग इज़ गोइंग टू एक्सचेंज, और जो चीज़ आपस में एक्सचेंज हो रही है उस पर जो चार्ज है दैट इज़ इक्वल्स टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट उसका मास इलेक्ट्रॉन के मास से कितना ज़्यादा है, नियर अबाउट 200 टाइम्स ग्रेटर देन। सो उसने ऐसी थ्योरी दी कि मे बी समथिंग इज एक्सचेंजिंग बिटवीन दीज टू। 1935 में इसे युकावा थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस भी कहते हैं कि आपका जो न्यूक्लियस है वो आपस में किस तरह बाइंड टुगेदर है कि एक पार्टिकल है जो कॉन्टिन्यूसली न्यूक्लियस के बीच में एक्सचेंज हो रहा है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में, जिसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के से 200 टाइम्स ज़्यादा है और चार्ज उसके इक्वल है, और उस पार्टिकल को बोलते हैं मीजॉन। सो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में न्यूक्लियस के अंदर क्यों बाउंडेड है, क्योंकि उनके बीच में मीजॉन्स की इंटरचेंजिंग हो रही है। ओके और एक्चुअल में उसने ये चीज़ प्रिडिक्ट की थी युकावा ने 1935 में, और उसके थोड़े टाइम बाद ही अमेरिकन फिजिस्ट थे कार्ल एंडरसन, उन्होंने ये पार्टिकल डिटेक्ट भी कर लिया था जिसका मास नियरली 270 टाइम्स ग्रेटर है देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये इस पे पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है और ये न्यूट्रल भी है। सो इसने युकावा की जो थ्योरी थी उसको एक तरह से सप्लीमेंट किया, उसको क्या किया, उसको जस्टिफाई किया। ओके अग्रीमेंट में थी ये प्रेडिक्शन आपकी इसके पॉजिटिव पार्टिकल की, जिसे आप मीजोन कहते हैं। सो नॉर्मली इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि अट्रैक्टिव फोर्सेस किस तरह के होते हैं कि उनके बीच में पार्टिकल एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड दैट इज नॉन एज योर मीजोन। ओके सो यहाँ देखो युकावा थ्योरी क्या कहती है, युकावा थ्योरी कहती है कि जो सभी के सभी न्यूक्लियस होते हैं, यहाँ देखो इस पिक्चर में कि ये आउटर इनर रीजन तो इनका फिक्स होता है, एक तरह से पॉजिटिव चार्ज है, अंदर क्लाउड है, और उसके बाद आउटर क्लाउड में क्या होते हैं, मीजोन्स होते हैं जो कि कॉन्टिन्यूसली एक्सचेंज होते रहते हैं। मीजोन्स पे सब तरह का चार्ज है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियॉन्स कंसिस्ट ऑफ सम सॉर्ट ऑफ कॉमन कोर, एक सेंट्रल कोर है सराउंडेड बाय अ पल्सेटिंग क्लाउड ऑफ पाई मीजोन। ये पल्सेटिंग क्लाउड है मीन्स कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रहा है। पल्सेटिंग का मतलब ये होता है कि कभी इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कभी नेगेटिव हो जाएगा, तो कभी न्यूट्रल होगा। दैट मीन्स ये जो आउटर मीजोन्स हैं इस रीजन में, ये आपको डैश डैश से दिख रहे हैं। न्यूक्लियन में मान लो ये जो एक प्रोटॉन है दिखाया हुआ है या फिर दूसरा न्यूट्रॉन है या कुछ भी कह लो, तो प्रोटॉन आपको पिक्चर में एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दिखाया हुआ है। सो सेंट्रल कोर इनकी फिक्स है यहाँ पे, और जो आउटर है पल्सेटिंग क्लाउड है। पल्सेटिंग क्लाउड है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। यहाँ देखो न्यूट्रॉन में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बैलेंस है, दो पॉजिटिव है मीजोन, दो नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे देखो दो पॉजिटिव दो नेगेटिव दो पॉजिटिव। प्रोटॉन में क्या होता है, जब पॉजिटिव कंटेंट पॉजिटिव मीजोन बढ़ जाते हैं तो मीजोन क्लाउड में तो उससे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सो मीजोन में कैरी एक पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं। दीज मीजोन रिमेन फ्री फॉर सच एन एक्सट्रीमली शॉर्ट पीरियड दैट दे आर अनडिटेक्टेबल। नॉर्मली ये इतने और इनमें आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं, और इन्हीं एक्सचेंज की वजह से क्या होता है, ये स्टेबल होता है। और ये अनडिटेक्टेबल, ये नहीं होगा कि इसने अपना मीजोन छोड़ा तो ये फटाफट से कैप्चर कर लेता है। दोनों के बीच में टाइम लैप्स बहुत कम होता है। नेक्स्ट उसकी थ्योरी ने क्या कहा था कि
difference between proton and neutron is assumed to be in composition of their respective meson cloud। ये चीज़ मैंने आपको बता ही दी है कि उसमें पॉजिटिव वाले जो मीजोन हैं वो ज़्यादा होंगे, और न्यूट्रॉन में क्या होगा कि उसका मास उससे थोड़ा सा ज़्यादा है तो उसमें एक और नेगेटिव मीजोन ऐड हो गया होगा। सो फास्ट एक्सचेंज बिटवीन दीज मीजोन्स बिटवीन द न्यूक्लियस changes the nucleon identity equally fast and at the same time bind together। मीन्स ये देखो इसका कहने का क्या मतलब है, मान लो ये एक प्रोटॉन है, ये एक न्यूट्रॉन है। सी नीचे इसने ये इक्वेशन दिखाई हुई है, आई डोंट हैव टू रीराइट अगेन। सो ये आपस में इतनी फास्ट, प्रोटॉन ने क्या किया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, साथ ही एक पाई मीजोन, पाई पॉजिटिव मीजोन निकल गया। रिवर्स डायरेक्शन भी हो सकती है, न्यूट्रॉन में पाई प्लस मीजोन ऐड हुआ तो वो प्रोटॉन बन गया। अब ये मत कहना कि प्रोटॉन का मास तो न्यूट्रॉन के मास से कम होता है तो न्यूट्रॉन भी निकल गया और पाई मीजोन भी। ये सब रिएक्शन जो है न्यूक्लियस के अंदर हो रही है, न्यूक्लियस के फील्ड में। सो यू कांट प्रिडिक्ट एट अ सिमिलर टाइम कि वो प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, दे आर बिहेविंग लाइक न्यूक्लियॉन्स, इसीलिए इनको न्यूक्लियॉन नाम दिया था। सेकेंड थिंग यहाँ देखो, जो सेकेंड रिएक्शन है, फास्टली एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, साथ ही पाई नेगेटिव मीजोन निकल रहा है। ये रिवर्स डायरेक्शन में भी रिएक्शन हो सकती है, प्रोटॉन में अगर पाई नेगेटिव मीजोन ऐड करे तो वो न्यूट्रॉन में। सो दीज आर इंटर कन्वर्टिंग। फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर हम देखें प्रोटॉन की रिएक्शन तो वो न्यूट्रॉन और पाई मीजोन बन रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में देखो तो न्यूट्रॉन और पाई मीजोन ऐड होकर प्रोटॉन बना रहे हैं। सिमिलरली सेकेंड रिएक्शन। सो ये क्या कह रहा है कि ये न्यूक्लियस जो है कॉन्टिन्यूसली एक दूसरे में एक्सचेंज हो रहे हैं बाय द एक्सचेंज ऑफ पाई मीजोन्स। ये पाई मीजोन एक्सचेंज होते हैं जिस वजह से वो कम्प्लीटली अपनी आइडेंटिटी बदलते हैं, और ये इतनी फास्ट होता है कि आप कह नहीं सकते कि वो प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है। न्यूक्लियस के अंदर है जब तक वो, जैसे ही न्यूक्लियस के बाहर आएगा आप बता सकते हो प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, बट ये सब चीज़ें न्यूक्लियस के अंदर हो रही है। ओके, बट बात ये आती है कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तो चलो एक्सचेंज हो रहे हैं, वो एक दूसरे से बाउंड, आपस में बाउंड किए हुए हैं, बट प्रोटॉन और प्रोटॉन बाउंड किस तरह है? मैंने ये कहा था कि नेगेटिव और पॉजिटिव मीजोन के साथ न्यूट्रल मीजोन भी निकलते हैं। सो एक प्रोटॉन और दूसरे प्रोटॉन में एक्सचेंज हुआ, साथ ही पाई जीरो निकल गया। उसी तरह जब इसमें पाई जीरो मीजोन ऐड हुआ तो यही वाला प्रोटॉन पहले वाला बन गया। इसी तरह न्यूट्रॉन का होता है कि न्यूट्रॉन में से अगर एक पाई जीरो मीजोन निकला तो दूसरा न्यूट्रॉन बन गया एन डैश, और अगर उसमें वो ऐड करेंगे तो वो फिर से न्यूट्रॉन बन गया। अब ये चीज़ अगर समझ नहीं आ रही, इसकी एक सिमिलर सी एनालॉजी देखो कि दो मान लो पर्सन है, वो दोनों एक साथ नहीं बैठना चाहते, नहीं वो बात करना चाहते, ठीक है। सो बट ये सपोज करो ये ए है ये बी है, सो दोनों आपस में बात नहीं कर सकते, बट दोनों क्या कर रहे हैं आपस में फुटबॉल खेल रहे हैं। सो ये इसको एक्सचेंज कर रहा है, ये इसको एक्सचेंज कर रहा है, ये इसको एक्सचेंज कर रहा है, ये इसको। सो मीजोन्स आर लाइक दिस कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कि वो फुटबॉल क्या होगी पाई मीजोन, और दोनों खेल रहे हैं तो वो क्या है, एक टाइम पे इसके पास जब फुटबॉल आ गई, मान लो ये प्रोटॉन है, इसके पास फुटबॉल आ गई, फुटबॉल आ गई दैट मीन्स पाई नेगेटिव आ गया, तो ये क्या बन गया न्यूट्रॉन। और फुटबॉल जब इधर चली गई, न्यूट्रॉन के पास नेगेटिव आ गया, या फिर इस तरह। सो दैट मीन्स वो आपस में कॉन्टिन्यूसली एक्सचेंज करी जा रहे हैं। ओके, सो और दूसरी चीज़ ये भी देख लो कि जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तो कोई बात नहीं, दोनों पे न्यूट्रल चार्ज है, बट प्रोटॉन की अगर हम बात करें, ये तो रिपल्सिव नेचर है इनका। दोनों किस तरह का फोर्सेस होता है, रिपल्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इनके बीच में। सो इस केस में ऐसा क्या होता है आपका कि ये बाउंड रहते हैं। सो इट इज़ लाइक अ काइंड ऑफ कि दो एनिमी हैं आपके, दो दुश्मन हैं, एक ही कमरे में बैठे हैं और दोनों को एक बॉम्ब पकड़ा दिया और ये कह दिया कि जो भी अपने हाथ में 5 सेकंड से ज़्यादा बॉम्ब रखेगा तो वो फट जाएगा बॉम्ब। सो ये क्या करेगा, जैसे इसके पास बॉम्ब आएगा वो इसको इधर शिफ्ट करेगा, सेकंड पर्सन को, बी पर्सन को, और बी पर्सन क्या करेगा, ये क्या है एक्चुअली प्रोटॉन है, सो ये वाला प्रोटॉन इसको देगा, बी पर्सन इस बॉम्ब को ए को देगा, ए बी को देगा, तो दोनों आपस में खेलने लग जाएंगे और एट अ पॉइंट ऑफ टाइम उन्हें अपनी जान बचानी है। वो ये नहीं देखेंगे कि ये मेरा एनिमी है, मुझे इसको नहीं देना, अगर वो खुद रखेगा तो वो फट जाएगा। सो यही कॉज है न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी का। ये दोनों एनिमी हैं, दोनों साथ नहीं रह सकते, दोनों में रिपल्सिव फोर्स है, बट क्योंकि वो पाई जीरो मीजोन एक्सचेंज हो रहा है, सो स्टेबिलिटी के लिए इन्हें क्या करना पड़ता है, कॉन्टिन्यूसली पाई जीरो मीजोन का एक्सचेंज करते रहना पड़ता है ताकि वो आपस में बाउंड भी रहे और न्यूक्लियस स्टेबल रहे। ओके।
सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो अगर हम नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, हमने डिस्कस कर लिया न्यूक्लियर फोर्सेस की ज़रूरत क्या पड़ी, किस तरह का नेचर है, कैसे प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में बाइंड रहते हैं, बट फर्दर इनकी क्या प्रॉपर्टी है हमें इनके बारे में कुछ नहीं ज़्यादा पता, क्योंकि हम न्यूक्लियस के अंदर देख नहीं सकते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेज इन नेचर, ऑब्वियसली कि दो प्रोटॉन को इतनी छोटी सी जगह पे बाउंड करके रख रहे हैं ताकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी ओवरकम कर जाए। सो देयर मैग्नीट्यूड इज, ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, 10⁻38 टाइम्स लार्जर दैन द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड 10⁻2 टाइम्स दैट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, अगर एग्जांपल देखो, बाइंडिंग एनर्जी न्यूट्रॉन की कितनी होती है 2.323 MeV, और अगर सिंपलेस्ट हाइड्रोजन एटम की देखो, जहाँ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं, जहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दिस इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कहाँ MeV और कहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, सो नेक्स्ट इज योर शॉर्ट रेंज फोर्सेस। ये न्यूक्लियर फोर्सेस क्या है, शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं, मींस बहुत स्मॉल डिस्टेंस तक ही काम करते हैं, जैसे कि 2 फर्मी लगा लो, दिस इज द डायामीटर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के डायामीटर में ही वर्क करते हैं। जैसे ही न्यूक्लियस के बाहर आओगे, उस रेंज के बाहर आओगे, तो ये फोर्सेस कोलैप्स कर लेते हैं। सो दीज आर द शॉर्ट रेंज फोर्सेस इफेक्टिव ओनली इनसाइड द न्यूक्लियस। इनका नेचर देखो, ये इस तरह का शो किया हुआ है यहाँ पे। सो सबसे पहले अगर जैसे जैसे हम न्यूक्लियंस के बीच में डिस्टेंस कम करते जा रहे हैं, दीज फोर्सेस, ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ये इंक्रीज करता जा रहा है लाइक दिस। एट अ डिस्टेंस 1.5 फर्मी ये मैक्सिमम हो जाता है, ये इन्होंने वैसे शो कर रखा है। और बट जैसे ही हम डिस्टेंस इससे कम करते हैं तो अगेन पॉजिटिव कम होना शुरू हो जाता है, एंड एट अ डिस्टेंस 0.5 फर्मी ये 0 हो जाएगा, और फिर क्या होगा, आपके पास कोलैप्स हो जाएगा। यहाँ पे देखो 0.5 फर्मी के बाद क्या होगा, ये फोर्सेस रिपल्सिव नेचर के हो रहे हैं। अगर ये फोर्सेस रिपल्सिव नेचर के ना हो, दैट मीन्स अगर दो न्यूक्लियन, देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, अट्रैक्टिव फोर्सेस लगे जा रहे हैं, दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, या फिर दो न्यूक्लियन है, प्रोटॉन प्रोटॉन बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, सो एक डिस्टेंस ऐसा आ जाएगा, हो सकता है आपस में कोलैप्स कर दे, एक दूसरे के बीच में मर्ज हो जाए। सो एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद इनका नेचर क्या हो जाता है, रिपल्सिव हो जाता है। रिपल्सिव होने की वजह से ताकि न्यूक्लियस स्टेबल रहे, कोलैप्स ना करे। शॉर्ट रेंज इसलिए क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर ही इफेक्टिव है। यहाँ पे अगर दो न्यूक्लियस के बीच में इतना डिस्टेंस है तो ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा करोगे तब भी ये डिक्रीज होते हैं। इस पॉइंट के बाद ना न्यूक्लियस की टेरिटरी ख़त्म होती है, ये फोर्सेस जीरो हो जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम बात करें, दीज फोर्सेज आर सैचुरेटेड फोर्सेज। सैचुरेटेड का क्या मतलब है कि जो एक न्यूक्लियन है वो सिर्फ अपने आसपास के कुछ न्यूक्लियन के साथ ही इंटरेक्ट करता है। अगर एक न्यूक्लियस की बात करें जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूक्लियंस है, फॉर एग्जांपल एक ग्रेटर देन 40, तो इंडिविजुअल न्यूक्लियन हर एक न्यूक्लियन के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ अपने नेबर के साथ इंटरेक्ट करेगा। और इसका क्या है एग्जाम्पल की बाइंडिंग एनर्जी जो है पर न्यूक्लियन ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है। इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी अगर बढ़ती नंबर ऑफ न्यूक्लियन बढ़ने के साथ, इसका मतलब हर एक न्यूक्लियन सबके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, और वो फिक्स नंबर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तुम जितने मर्जी न्यूक्लियन बढ़ाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए कहता है कि न्यूक्लियर फोर्सेस क्या है, इनका नेचर सैचुरेबल नेचर है, कि वो सिर्फ अपने नेबर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इसीलिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कांस्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट थिंग इज दीज आर स्पिन डिपेंडेंट फोर्सेस। स्पिन डिपेंडेंट होते हैं ये न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू न्यूक्लियंस जिनकी पैरेलल स्पिन हो। इनके बीच में जो फोर्स लग रहे हैं वो स्ट्रॉन्गर है देन दैट ऑफ द न्यूक्लियंस हैविंग एंटी पैरेलल स्पिन। सो अगर हम बात करें कि अगर न्यूक्लियस ट्रिपलेट स्टेट में है, so these are stronger in triplet state than that in a singular state. So these are spin dependent, ये इनका nature है। Nuclear forces are of exchange nature. Saturation property of nucleus require that nuclear forces at least in one part are of exchangeable nature. Exchange property quantum property है। इसका क्या मतलब होता है कि जो न्यूक्लियंस है आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं चार्जेस को, स्पिन प्रोजेक्शन, और इवन वो कोऑर्डिनेट भी एक्सचेंज करते हैं। मीन्स जो एक थोड़ा टाइम पहले जो न्यूक्लियन प्रोटॉन की तरह बिहेव कर रहा था वो न्यूट्रॉन की तरह बिहेव करने लग गया। सो ये एक्सचेंज इनकी नेचर है। ये अपनी स्पिन भी बदल लेते हैं, पैरिटी भी बदल लेते हैं, सब कुछ बदलते हैं, और साथ ही साथ
ये चीज़ ध्यान रखना कि ये एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद जाके रिपल्सिव हो जाता है। सो जो हमने वो सेंट्रल कोर बनाई थी ना, वो इसीलिए थी कोर, और उसके बाद मीजोन क्लाउड था कि जब तक इनका डिस्टेंस ये आउटर क्लाउड तक रहता है दैट इज़ ओके, एक्सचेंज है अट्रैक्टिव। जैसे ही हम इनर रीजन में आता है तो ये रिपल्सिव काट के हो जाते हैं, ताकि जो न्यूक्लियस है वो कोलैप्स ना करे आपका। लास्ट है न्यूक्लियर फोर्सेज आर चार्ज इंडिपेंडेंट। चार्ज इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है कि जितना फोर्स एक प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लग रहा है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लग रहा है, और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लग रहा है, द फोर्स अमाउंट ऑफ फोर्स इज सेम। सो न्यूक्लियर फोर्सेस इसीलिए हम कहते हैं कि चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं। अब इसका हमारे पास प्रूफ भी है मिरर न्यूक्लियाई। मिरर न्यूक्लियाई वो न्यूक्लियाई होते हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर इंटरचेंज होते हैं उनके। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मिरर न्यूक्लियाई ऑफ 1H3 जिसमें एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन हैं, और बात करें 2He3 की जिसमें 2 प्रोटॉन है और 1 न्यूट्रॉन है। सो बाइंडिंग एनर्जी 1H3 की होती है 8.5 MeV। अब इसमें क्या है, एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, तो फोर्स किसके बीच में लगेगा, 2 तो लगेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के फोर्सेस। ये प्रोटॉन दोनों न्यूट्रॉन से एक्ट करेगा, और एक लगेगा न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स, है ना। सो ये हो गए इसके फोर्स। लेट मी शो यू अगेन कि 1H3 में बाइंडिंग एनर्जी 8.5 Me, दैट इज ड्यू टू 2 न्यूट्रॉन प्रोटॉन फोर्सेस, क्योंकि इसमें 2 न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में। और 2He3 की बात करें तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी होती है 7.7 MeV, और इसमें कितने हैं देखो, 2He3 में 2 प्रोटॉन है और 1 न्यूट्रॉन है, तो ये तो बैलेंस होंगे 2 न्यूट्रॉन प्रोटॉन के आपस के फोर्सेस। और अलग क्या है, उसमें न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स था, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में। सो तीनों टाइप के फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होते अगर बाइंडिंग एनर्जी सेम रहती है। बाइंडिंग एनर्जी में डिफरेंस कितना है, 0.8 MeV। अभी हम कह रहे हैं कि चार्ज इंडिपेंडेंट है, दोनों के बीच में सेम होना चाहिए। फिर बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस क्यों आ गया, बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस इसीलिए आ गया क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन में अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ साथ क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। उसी रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से ये डिफरेंस आया है। अगर हम इस फोर्स को निगलेक्ट कर देंगे तो जो आपस में सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है वो सेम ऑर्डर का है। देखो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इज नियरली इक्वल्स टू प्रोटॉन प्रोटॉन एंड नियरली इक्वल्स टू न्यूट्रॉन प्रोटॉन। सो दीज आर ऑफ द सैचुरेबल, मीन्स चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज पे डिपेंड नहीं करते। लास्ट वन इज द नॉन सेंट्रल फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्स का जो नेचर है दैट आर काइंड ऑफ द नॉन सेंट्रल फोर्सेस। क्लासिकल टर्म में देखें तो नॉन सेंट्रल फोर्स मीन्स दे एक्ट एट एन एंगल विद द लाइन ज्वाइनिंग इंटरएक्टिंग पार्टिकल। इस लाइन पे एक्ट कर रहे हैं, पूरा कोई सेंट्रल नहीं है। और अगर क्वांटम की टर्म में देखें तो इट इम्प्लाइज दैट अंडर देयर इफेक्ट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम सीजेस टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मोशन। आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को कंसिडर करना पड़ेगा। सो आज हमने न्यूक्लियर फोर्सेस कर लिए कि न्यूक्लियर फोर्सेस किस तरह के होते हैं या इनकी क्यों ज़रूरत पड़ी, न्यूक्लियर फोर्सेस हमें कैसे पिक्चर में आए, क्या इनका नेचर होता है, क्या इनका प्रॉपर्टीज़ होती है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही।